कि लोकतंत्र कहां है, लोगों का रोल क्या है, जब इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, जब ईवीएम को बदला जा सकता है, जब ईवीएम को प्रोग्राम किया जा सकता है, जब पुलिसिया तंत्र बिठाया जा सकता है, जब मीडिया में मैनेज किया जा सकता है, अखबारों की हेडलाइन को मैनेज किया जा सकता है। किसी ने आपको ये तो कहा होगा कि आपको वोट डालना चाहिए? कभी आज तक आपने सिस्टम में ये लाइन भी देखी है कि वोट क्या देखकर डालना चाहिए? बंगाल में कभी भी भाजपा नहीं आई थी। आप देखिएगा, यहूदियों को तो बाप बोलता है ना, ये जिसको आप मोगली जी कहते हो, यहूदियों कहता है फादरलैंड है वो। यहूदियों की नाजायज औलाद का अब टारगेट पंजाब और बंगाल है, क्योंकि क्रांति की मशाल ना जल पाए, देश को पूरी तरह से बर्बाद करना है, उसके लिए बंगाल और पंजाब पर इस पॉलिटिकल पार्टी का एकाधिकार होना तय है। पंजाब में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के 7 सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये बात भी मैंने पहले बोली हुई है कि इधर से अडानी को 10,000 करोड़ का बेनिफिट होगा, इधर से शेयर मार्केट में उछाल आएगा, उधर से पैसे निकलेंगे, इनको 100-100 करोड़ रुपया दिया जाएगा और भाजपा ज्वाइन कराई जाएगी। भविष्य में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कितने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो गए टिहरी बांध है और इधर नंगल डैम है। जैसे ही उनको यूपी पंजाब, मतलब वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा को जब रगड़ना होगा, एक युद्ध के बहाने, किसी विश्व युद्ध के बहाने, चाइना से युद्ध के बहाने या पाकिस्तान से युद्ध के बहाने, एक मिसाइल ये खुद, जैसे इन्होंने अपना एक MiG-21 मार गिराया था उस वक्त, उसी तरह से ये अपने ही 2 मिसाइल, एक उस डैम पर मारने और एक उस डैम पर, और पूरा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जीरो हो जाएगा। तो एक भी आतंकी घटना तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार में या विपक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टी ना चाहे। मैंने जो आज तक देखा है, ज्यादातर आतंकी घटनाओं में या तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से कोई ना कोई मिलता है या बड़ी झूठी पार्टी से कोई मिलता है, यानी कि इन्हीं लोगों के लोग मिलते हैं। और आजकल तो सत्ता में आपने देखा है, गोधरा के जो हत्यारे हैं वो बैठे हैं, लड़कियों की जासूसी करने वाले, जिनको कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया, समाज के लिए कलंक बताया, जिनकी कुर्सी ही लाशों के ढेर पर बैठी हो। चाहे नोटबंदी से 4 महीने पहले अर्जित पटेल को गवर्नर लगाया गया था, और अर्जित पटेल रिलायंस की कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है, वो गवर्नर बनाया आरबीआई का। उससे ये निर्णय जबरदस्ती करवाया गया था। और किस लिए करवाया गया था मैं आपको इसलिए बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जब ये पूछा, आरबीआई से पूछा कि आपने ये नोटबंदी का डिसीजन लिया क्यों था, तो आरबीआई ने सबसे पहले बयान दिया था, ये हमारा डिसीजन है ही नहीं। हरामी ने ये बोला था कि 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पर आओगे जूते मार लेना, चाहे मुझे फांसी पे लटका देना। आज तक तो आया नहीं, मैं तो जूता लेकर तैयार भी बैठा हूँ, पुराना घिसा हुआ जूता लेकर बैठा हूँ कि आए तो मैं पार्ट में फिर उसको चौराहे पर, लेकिन बोला नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को ले गया वो। 50 दिन के बाद हालात ठीक होने का वादा था, जो कि आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हुआ क्या, जो लोन बांटे थे वो फर्जी थे। आरबीआई ने लिख के दे दिया, मेरे पास किताब है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जिसमें सहलेखक हूं मैं। उस किताब में हमने पूरे सबूत दिए, जिसमें आरबीआई ने लिख के दिया कि जितना भी लोन हमने आपको बांटा है वो सब फर्जी है, वो है ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो डिजिट्स हैं, और जो आप दे रहे हो वो मेहनत दे रहे हो। तो तब लोगों ने ये सोचकर कि 5-6 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे, अपने घर का सोना बेचकर कर्जा की किस्तें दी, अपना जमीन बेचकर किस्तें दी, अपनी दुकान बेचकर किस्तें दी, अपने बच्चोऔर की पेट काट करके किस्तें दी, और उस वक्त भी लोग ठीक नहीं हालात हुए, फिर वो एनपीए हो गए। नोटबंदी के बाद डबल नोट छपे, 500 और 1000 के नोट। हरामी की बात को सुन ही नहीं रहे हो आप। इस हरामखोर ने कहा कि बड़े नोट की वजह से करप्शन होता है, ब्लैक मनी इकट्ठी। फिर सुअर के बच्चे ने 2000 का नोट कैसे लॉन्च कर दिया? अगर बड़े नोट से करप्शन होता है तो क्या ज्यादा करप्शन के लिए 2000 का नोट किया? यस, उसने 2 कॉपी छापी नोटों की, 2 कॉपी, एक कॉपी छपी, एक कॉपी गई बैंकों में और दूसरी कॉपी गई आरएसएस के दफ्तर में। और आरएसएस के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में उन कॉपियों से, उन नकली नोटों से सीमेंट, बजरी, रेत और पूरे हर जिले के अंदर प्राइम लोकेशन पर बहुत बड़ी लैंड खरीदी गई, जिससे पूरे देश के अंदर 450 से ज्यादा 3 स्टार से ऊपर के लेवल के दफ्तर खोले फर्जी नोटों से। और यह फर्जी नोटों की बात सामने ना आ जाए, इसलिए कुछ दिनों के बाद चुपचाप मार्केट से 2000 का नोट गायब कर दिया। चुपचाप गायब हुआ है नोट, ओपनली डिक्लेयर नहीं हुआ है, एकदम साफ। आज भी वो नोट लीगल टेंडर है, लेकिन नोट मार्केट में नहीं मिलेगा।
हाँ, कितना हरामीपन है। यानी कि जितना जमा हो गया फिर वापस किसी को दिया ही नहीं इसका गया। मतलब धुरंधर वाज अ प्रोपेगेंडा मूवी। हाँ, या नगर होते थे मैखानों के लिए यानी दारू के अड्डों के लिए, या होते थे वैश्यालयों के लिए यानी रंडे खाने के लिए, या होते थे जुए खानों के लिए यानी गैम्बलिंग के लिए। अर्थात जितने गंदे काम थे केवल उनके लिए शहर बनाए गए थे, और आज भी शहर में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीते हैं। गांव वाले तो फिर भी शुद्ध हवा ले ही लेते हैं। सस्ता पैकेट वाला दूध अवेलेबल करा देंगे तो क्या कहेगा आदमी गांव का कि पैकेट वाला सस्ता पड़ता है, और कैलकुलेट करके देखो दिहाड़ी तो भैंस गायें रखनी महंगी पड़ती है। तो आपके दिमाग में सेट कर दिया तो आपने पैकेट का लेना चालू कर दिया, ये भी देखे बिना कि उसमें कचरा ही कचरा आ रहा है। और अब आप देखो कि वो भैंस कहां से आती है, वो कहां से खाती है, और वहां का सस्ता कैसे पड़ता है। मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारा रखना महंगा पड़ रहा है तो उनका बेचना सस्ता कैसे पड़ेगा। गांव में तो सारा इकट्ठा करके तो वो लेकर चले जावे हैं। वही तो कह रहे हैं यार, उसको समझ नहीं आ रहा, केमिकल ही केमिकल दे रहे हैं, कचरा ही कचरा दे रहे हैं, और हमको समझ नहीं आ रहा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज के पॉडकास्ट में वो शख्स हैं जिसकी आप किसी न किसी रूप में देखो हो, सुनो हो, या किसी की विचारधारा में उसका कुछ न कुछ हिसाब न पाया जावे है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, विवादा में भी रहे हैं, आरोप भी बहुत सारे लाग गए हैं। कुछ लोग इसकी समाज सेवी भी कवे हैं, कुछ कवे इतनी ठगण का धंधा पा रहा है, कुछ कवे हैं कि यू बहुत किमें जाना है, कुछ नहीं बोले रहा यू सारे का बॉडी बूच बना रहा है। तो ये सारी की सारी बात हैं, और हर एक चीज़ का ऊपर सवालिया निशान इनका रवा है कि ना इसका पीछा का एजेंडा है। एक प्रोपेगेंडा का तहत आप तो यह चीज़ दे ही गई है, आपके बालक जो यह चीज़ करने लग रहे हैं तो इसका पाछा का यू एजेंडा था जहाँ तो आपके बालक जमा खराब कर दिए। आप कुछ लेने लग रहे हो, इलाज करवाने लग रहे हो, पढ़ाने लग रहे हो, वाहन लेने लग रहे हो, टीवी देखने लग रहे हो, फोन देखने लग रहे हो, कुछ भी आप करो, किताब आपका हाथ में उसमें भी प्रोपेगेंडा है। हर चीज़ में प्रोपेगेंडा है। खेती में है प्रोपेगेंडा है, मकान में हो प्रोपेगेंडा है, हर चीज़ में है। बातचीत करांगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। राम राम भाई। हर चीज़ में रोड़ा कुकर लग गया है, हर चीज़ में आपने क्यों लग गया है कि यह चीज़ एक प्रोपेगेंडा? नहीं, आपने बोला आपको प्रोपेगेंडा। असल में अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो मैं इसको कैसे मानता हूं कि जैसे एक ये किताब है, आपको ये कवर बेच दिया गया बेसिकली, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कवर पे लिखा है वो नहीं है किताब, असल किताब इसके अंदर है। किताब का ये वाला हिस्सा जो इसके बैक साइड है ये आपको नजर नहीं आ रहा। मैं खाली वो दूसरा हिस्सा बता रहा हूं जिसको ना तो मीडिया बता रहा है, ना नेता बता रहा है, ना ही अभिनेता बता रहा है, ना उसको एडवर्टाइज करने वाली एजेंसी बता रही है। तो मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं। दूसरा, इतना स्ट्रांग बिलीफ के साथ मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में इस चीज की साइकोलॉजी को पढ़ा और इसका आम जनमानस के ऊपर होने वाले असर का मैंने विश्लेषण करके इसको होते हुए देखा। तो अब मैं इसलिए बोलता हूं, अगर मीठे मीठे शब्दों में बोलूंगा, दो तरफा बात करूंगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, अगर इस भाषा में बोलूंगा तो जो 80% पॉपुलेशन है जिसको बिल्कुल एक लाइन में ही बात चाहिए, उसके लिए मुझे ये बोलना पड़ता है कि तुम लोग इसको अच्छा मानते हो, पर एक बार इसका दूसरा पहलू तो देख लो। तो मैं वो दूसरा पहलू आपको बता रहा हूं, और चूंकि आपको वो चीज कुछ और कह करके बेची जाती है, इसीलिए मैं इसे प्रोपेगेंडा बोलता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार उन्होंने बनाई, बिल्कुल। लोगों को ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र है, बिल्कुल। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी वोट की बहुत ताकत है, बिल्कुल। ठीक है। अब ये बात आप सब लोगों को पता है, बिल्कुल। और आपको लगता है कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ असल में। दो तरह के चैनल हैं, एक जो लोकसभा विधानसभा चलाती है यानी कि सरकारी चैनल जिसे हम बोलते हैं, दूसरे हैं प्राइवेट चैनल, ठीक है। सरकारी चैनल सरकार के निर्देश पर कार्यक्रम देते हैं और प्राइवेट चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के जरिए ही चैनल दे सकते, कार्यक्रम दे सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट चैनल की ऑनरशिप किसके पास है, अगर ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी जर्नलिस्ट के पास मीडिया के बड़े चैनलों की या अखबारों की ओनरशिप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किसी लाला के पास है, किसी बिजनेसमैन के पास है, किसी बड़े आदमी के पास है। अब बिजनेसमैन प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं देखता है, तो मतलब जो चैनल है वो मात्र प्रॉफिट के लिए ही खोला गया है,
चाहे CSR सर्विस हो, चाहे फिर आपका न्यूज एजेंसी हो। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको देखना पड़ेगा, जब बात लोकतंत्र की ही आई थी, लोकतंत्र में लोगों को लगता है कि ये MLA हमने चुना, जबकि आपको अगर मैं दूसरा पहलू बताऊं तो मुझे आप जिस विधानसभा से आते हो या देखने वाला व्यक्ति जिस विधानसभा से आता है वो कमेंट में भी लिख के बता दे कि आपकी विधानसभा में कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो जनता ने कहा था कि तुम खड़े हो जाओ। जनता का तो चुना हुआ एक भी कैंडिडेट नहीं था, सारे कैंडिडेट किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे। बिल्कुल। पता चलेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी वही आदमी दे रहा है जिसका मीडिया चैनल है। अब पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग अगर लालाजी दे रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट भी लालाजी तय कर रहे हैं, और उस कैंडिडेट के लिए क्या बोलना है ये भी लालाजी तय कर रहे हैं। अब एक सर्वे करवाया जाएगा गांव में, और वो जो न्यूज एजेंसी के लोग हैं वो सर्वे करके गांव में पता करेंगे कि भाई इस गांव के लोग क्या कह रहे हैं, गरीब तबका क्या कह रहा है, पैसे वाला क्या कह रहा है, जमीन वाला क्या कह रहा है, नौकरी वाला क्या कह रहा है, औरतें क्या कह रही हैं, बूढ़ा क्या कह रहा है, ये सब पता लग गया। जवान क्या कह रहा है और बच्चे क्या कह रहे हैं। कहने के बाद फिर मनोविज्ञान के लोग बैठ करके एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे कि इस गांव में आपके लिए ये विचार है, ये इस गांव में ये, इस गांव में, इस तरह से पूरी विधानसभा में आपके लिए इस तरह की विचारधारा चली हुई है। और उसके हिसाब से फिर नेताजी का एक भाषण तैयार होगा, और उस भाषण पर और यही भाषण और यही सर्वे उस न्यूज एजेंसी के पास जाएगा। अब चूंकि उस लालाजी ने उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को भी उसी ने चुना है, उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट भी उसी का चुना और उसका भी। अब पब्लिक में क्या विचार है उसको देखते हुए वो लालाजी अपने चैनल को निर्देशित करेगा कि तुमने उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को ज्यादा दिखाना है या इस तरह से दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है या पॉजिटिव दिखाना। उसके हिसाब से जनता जो कि मीडिया को चौथा स्तंभ मान बैठी है, उसमें आ रही बातों को सच मान करके उस कैंडिडेट के प्रति वैसी विचारधारा बना लेती है जैसे लालाजी चाहते हैं। मैनिपुलेशन। तो अब यानी कि कैंडिडेट जनता का नहीं है, कैंडिडेट को जनता ने नहीं चुना, मुद्दे जनता के नहीं है, उसने नहीं चुने, तो अब पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मर्जी से अपने तरीके से उसको टिकट दिया है। तो यहां पर मुझे बताइए कि लोकतंत्र कहां है, लोगों का रोल क्या है जब इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, जब ईवीएम को बदला जा सकता है, जब ईवीएम को प्रोग्राम किया जा सकता है, जब पुलिसिया तंत्र बिठाया जा सकता है, जब मीडिया में मैनेज किया जा सकता है, अखबारों की हेडलाइन को मैनेज किया जा सकता है, लोगों की सोच। किसी ने आपको ये तो कहा होगा कि आपको वोट डालना चाहिए, कभी आज तक आपने सिस्टम में ये लाइन भी देखी है कि वोट क्या देखकर डालना चाहिए, मुद्दे कैसे तय होने चाहिए, मुद्दे कौन तय करेगा? मुद्दे पर कभी बात होती ही नहीं। या तो आप वोट डाल रहे हो उसी एजेंडा के तहत जो अखबार में छप जाता है, इतनी जाट वोटर हैं, इतने नॉन जाट वोटर हैं, इस हिसाब से तो लोग उसी एंगल से सोचने लग जाएंगे। तो हमारे लोगों को ना तो स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती, ना कॉलेज में सिखाई जाती, ना पॉलिटिकल पार्टी में अपने नेता के खिलाफ बोलने का उसूल या रिवाज है, और ना ही समाज में अपने से बड़ों के खिलाफ बोलने का रिवाज है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कौन वोटर इस पूरे के पूरे तंत्र को पार करके या तोड़ करके अलग सोचकर वोट डाल सकता है? तो बंगाल में ही मैनेज कराया गया फिर पूरी तरह से कंप्लीटली। मैंने आज से 5 महीना पहले 2-3 पॉडकास्ट में बोला कि आने वाले समय में बंगाल और पंजाब टारगेट पे होंगे यहूदियों के। यहूदियों ने अंग्रेज जब भेजे थे और मुसलमान जब भेजे थे, उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह किसी से फतेह नहीं हुए। अकेले ऐसे राजा हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया, अंग्रेज नहीं हरा पाए उनको। और बंगाल और पंजाब, ये 2 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को भी नाको चने चबा दिए, जिन्होंने मुगलों को भी नाको चने चुबा दिए, और जो हमेशा से क्रांति का बिगुल बजाते रहे। इसी प्रकरण में सबसे पहले पंजाब को तोड़ा गया। देखिए पंजाब कहां तक था, लाहौर तक चले जाओ, इस्लामाबाद तक चले जाओ, वहां तक पंजाब है। इधर आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ का इलाका, ये भी पंजाब था। तो पहले पंजाब को यूपी और पंजाब अलग किया, यानी उसको वेस्टर्न यूपी बना दिया। फिर उसके बाद थोड़ा इधर आ जाओ, हरियाणा और पंजाब अलग कर दिया। फिर आ जाओ पंजाब में से हिमाचल को अलग कर दिया। फिर इससे पहले 1947 में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा
जहां भगत सिंह पैदा हुए, जहां और क्रांतिकारी पैदा हुए, वो पाकिस्तान को दे दिया। में चले गए। पंजाब के इतने सारे हिस्से कर दिए। सेम बंगाल, 7 हिस्से बंगाल के किए, बंगाल को तोड़ा। अब बंगाल को भी तोड़ा और पंजाब को भी तोड़ा। पंजाब का सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ। सबसे पहले पंजाबियों को पंजाब से बाहर भेजा, फिर उसकी गौरव गाथा गाई गई, उसी के बहाने बंगालियों को भेजा गया, उसी के बहाने हरियाणा को भेजा गया। अब हरियाणा के बच्चे भी जाने लगे बाहर। फिर पंजाब की नदियों को खराब किया गया, जिसके नाम पर पंच आब के नाम पर, यानी 5 नदियों के नाम पर इस पवित्रता को खत्म किया गया। उन नदियों में केमिकल्स डाल करके लोगों को कैंसर दिया गया। सबसे ज्यादा कैंसर वाला स्टेट देने वाला स्टेट पंजाब बना। पंजाब को ही खालिस्तानी मूवमेंट दिया, सिस्टम ने ही दिया। ये भी पंजाब को बदनाम किया गया, सरदारों को बदनाम किया गया, सरदारों के नाम पर चुटकुले घड़े गए और बंगालियों को अलग थलग कर दिया गया कि ये मतलब ये तो बंगाली हैं। आप देखिएगा कि क्रांति की मशाल जलाने वाले दोनों स्टेट अंग्रेजों के पहले दिन से निशाने पर थे और पहले दिन से ही ये पंजाब और बंगाल में कभी भी भाजपा नहीं आई थी। आप देखिएगा यहूदियों को तो बाप बोलता है ना, ये जिसको आप मोगली जी कहते हो, यहूदियों कहता है फादरलैंड है वो। यहूदियों की नाजायज औलाद का अब टारगेट पंजाब और बंगाल है, क्योंकि क्रांति की मशाल ना जल पाए, देश को पूरी तरह से बर्बाद करना है। उसके लिए बंगाल और पंजाब पर इस पॉलिटिकल पार्टी का एकाधिकार होना तय है और इसके लिए इनको 3.5 लाख या 2.5 लाख सीआरपीएफ के जवान लगाने पड़े, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना पड़े, सारे इलेक्शन के ऑफिस बदलने पड़े, सब जगह ट्रांसफर अपने हिसाब से किया जाए और सारी जगह से सारे कार्यकर्ता, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद बैठ करके प्रचार में लगाने पड़े। जो मर्जी करना पड़े ये करेंगे, लेकिन वो सब होगा। पंजाब में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के 7 सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये बात भी मैंने पहले बोली हुई है कि इधर से अडानी को 10,000 करोड़ का बेनिफिट होगा, इधर से शेयर मार्केट में उछाल आएगा, उधर से पैसे निकलेंगे, इनको 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा और भाजपा ज्वाइन कराई जाएगी। भविष्य में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कितने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो जो पीछे बाढ़ आई थी पंजाब में, क्या उसका पीछे भी कोई कारण था? वो बेसिकली एक टेस्टिंग का मोड था। एक तो पंजाब के लोगों की ऊर्जा को, क्योंकि देखिएगा वहां पर जब तक सिस्टम में बैठे लोग, यानी जब तक भगवंत मान की सरकार सिर्फ सर्वे कर रही थी, उस टाइम तक तो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने रेत भी हटा दी थी, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन से। उस टाइम पर बाढ़ से राहत की सामग्री कितनी सारी पहुंच गई थी कि एक्सेस में हो गई थी, ओवर हो गई थी। एक तो लोगों की जेब में पड़ा हुआ पानी, पैसा पानी में बहा दो, लोगों के घरों में रखा हुआ गोल्ड वो पानी में बहा दो, फिर लोगों की ऊर्जा को व्यर्थ कर दो, फिर ये टेस्टिंग कर लो कि कितने लोग मदद के लिए आ रहे हैं और किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और अभी पंजाब की मानसिक स्थिति क्या है, क्या ये टूट जाएंगे इससे। चौथा, बाढ़ का एक टेस्टिंग था वो बेसिकली, और ये इन्होंने हर उस जगह पर बांध बना रखा है जहां की पॉपुलेशन थोड़ी सी भी क्रांति करने की पोजीशन में होती है। इधर आप देखोगे टिहरी बांध है और इधर नंगल डैम है। जैसे ही उनको यूपी पंजाब, मतलब वेस्टर्न यूपी पंजाब और हरियाणा को जब रगड़ना होगा, एक युद्ध के बहाने, किसी विश्व युद्ध के बहाने, चाइना से युद्ध के बहाने या पाकिस्तान से युद्ध के बहाने, एक मिसाइल ये खुद, जैसे इन्होंने अपना एक MiG-21 मार गिराया था उस वक्त, उसी तरह से ये अपने ही 2 मिसाइल, एक उस डैम पर मारने और एक उस डैम पर, और पूरा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जीरो हो जाएगा। तो आज की आपने खबर सुनी होगी, जालंधर में भी विस्फोट होया है, BSF का जो उसका ऊपर एक विस्फोट की खबर है। जैसे बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में हुआ था। मैं इस बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आज की न्यूज आपको बता रहा हूँ। मैं आज की न्यूज बता रहा हूँ, पूरा प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अभी तो आतंकी हमले भी होंगे, आतंकी ही बता रहे हैं वो, आतंकी ही विस्फोट। बस आप ये समझ लीजिए, सारा का सारा गेम प्लान है, पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। यदि सरकार नहीं बदली तो ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि देखिए, चाहे जाली नोट छापने का काम हो, बंदूकें बनाने का काम हो, मिसाइल बनाने का काम हो, या आतंकी गतिविधियां दिखाने का काम हो, ये डीप स्टेट ही करती है। यानी देश में एक भी आतंकी घटना तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार में या विपक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टी ना चाहे। यानी दोनों में से एक पॉलिटिकल पार्टी ही ये काम करती है। और इस टाइम पर मैंने जो आज तक देखा है, ज्यादातर आतंकी घटनाओं में
या तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से कोई ना कोई मिलता है, या बड़ी झूठी पार्टी से कोई मिलता है, यानी कि इन्हीं लोगों के लोग मिलते हैं। और आजकल तो सत्ता में आपने देखा है गोधरा के जो हत्यारे हैं वो बैठे हैं, लड़कियों की जासूसी करने वाले, जिनको कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया, समाज के लिए कलंक बताया, जिनकी कुर्सी ही लाशों के ढेर पर बैठी हो, चाहे अपने ये रूपाणी साहब थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे अजीत पवार थे उप मुख्यमंत्री, कैसे लोगों को मारने का पुराना इतिहास रहा है इनका। तो ये लोग तो अपनी सत्ता के लिए, अपने स्क्रिप्ट के लिए किसी को भी किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। तो 2016 में जैसे नोटबंदी हुई थी, हमने तो पता नहीं था किस तरह से हुई थी, लेकिन वो धुरंधर मूवी आई, आपने भी देखा है। धुरंधर मूवी में पता चला कि भाई यूपी के जो चुनाव है उसमें 60,000 करोड़ रुपए आने थे जाली, और उसके थ्रू लोगों में यह चीज करी गई वो पाकिस्तान तय यहाँ आने थे और वो इलेक्शन मैनेज होना था, इस वजह से नोटबंदी का एक्शन लिया गया। तो यह कोई स्क्रिप्टेड था, किस तरह से था? सबसे बड़ी विडंबना इस देश में और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि लोगों को फिल्में बता रही हैं कि कौन सा काम क्यों किया गया था। ये बड़ी बात है। क्या इस बात को प्रधानमंत्री अपनी जबान से बोल सकता है? क्या इस बात को आरबीआई कर सकता है? सबसे पहली बात, कानून ये कहता है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी का डिसीजन ले ही नहीं सकता। क्या आपको नहीं मालूम है ना? नहीं, मेरे को नहीं पता था। लेकिन धुरंधर मूवी ने तो बताया कि ये प्रधानमंत्री ने किया। हाँ, नहीं, वो घोषणा तो उसी ने की थी। मैं कही अभी सुनिएगा इस ख्याल को ना, धुरंधर मूवी बता रही है कि इसको ये काम प्रधानमंत्री ने किया। जब आरबीआई ये सारा का सारा जो अधिकार क्षेत्र है ये आरबीआई का है, गवर्नर का। नोटबंदी से 4 महीने पहले अरिजित पटेल को गवर्नर लगाया गया था, और अरिजित पटेल रिलायंस की कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है, वो गवर्नर बनाया आरबीआई का। उससे ये निर्णय जबरदस्ती करवाया गया था। और किस लिए करवाया गया था मैं आपको ये बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जब ये पूछा, आरबीआई से पूछा कि आपने ये नोटबंदी का डिसीजन लिया क्यों था, तो आरबीआई ने सबसे पहले बयान दिया था ये हमारा डिसीजन है ही नहीं, क्योंकि आरबीआई के सारे डिसीजन लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है नंदन नीलकेणी। उस वक्त रतन टाटा भी जिंदा था, रतन टाटा उसका मेंबर है, आनंद महिंद्रा उसका मेंबर है। यानी अमीरजादे तय करते हैं कि देश में कितने नोट छपेंगे। तब उस वक्त अरिजित पटेल ने बोला कि मैं ये डिसीजन मेरा नहीं था, ये प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती हमसे करवाया। जब प्रधानमंत्री ने कहा, उस टाइम पे आरबीआई के कुछ महीने के बाद आपने देखा होगा कि आरबीआई के जो रिजर्व सोना था वो भी जबरदस्ती खर्च करवा दिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए के या 80,000 कुछ ऐसा ही था, आप नंबर देख लीजिएगा वो कितना था, आप सर्च करोगे ना कि कितने नोट बैंकों में पहुंचे ही नहीं, यानी आरबीआई से छप गए, वो बैंक में नहीं पहुंचे। ये आज तक किसी ने खबर छापी नहीं, किसी की औकात नहीं, छाप दी मतलब दिखाने की औकात नहीं, प्राइम टाइम में डिबेट की औकात नहीं किसी चैनल की। फिर आरबीआई से पूछा कि क्यों किया ये, तो उन्होंने कहा क्योंकि नकली नोट और आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने का काम चल रहा था, और जो नकली नोट पाकिस्तान से आने थे वो फ्लो में थे। तो बोला कि ठीक है, चलो बताओ कि कितने नोट आज हमारे पास है। तो आरबीआई ने रिटर्न स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया, 14 पॉइंट समथिंग, वो 500 और 1000 की शक्ल में है, नोट की शक्ल में है। जब नोटबंदी के बाद लोगों ने पैसे जमा कराए तो 99 पॉइंट समथिंग % जमा हो गया, तो मतलब फेक करेंसी थी ही नहीं। यानी कि आपकी सिस्टम में सरकार के दस्तावेज और आंकड़े कह रहे हैं कि देश में एक भी रुपया फर्जी नहीं था। आपने ये लोगों के बिजनेस कमर तोड़ने के लिए किया गया था, क्योंकि उससे पहले की गतिविधियां और उसके बाद की गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं है। पहले की गतिविधियों में मैं बताता हूं, मेरे कुछ यार दोस्त पुराने बैंक के मैनेजर थे, मैं बातें करता रहता हूं उनसे कि अभी तुम्हारे बैंक में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, तो वो हमें अंदर की खबर देते रहते हैं। तो मुझे एक मैनेजर ने बताया कि देवेंद्र भाई, आज इस टाइम पे ना जनवरी से इससे क्या नाम पिछले तिमाही से लेकर और पूरा पिछला यानी 3 महीने ये हो गए, 8 नवंबर को तो नोटबंदी थी ही, दिसंबर में पूरा तिमाही खत्म हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि ऐरा गैरा नथु करा कोई भी मिले स्टार्टअप के नाम पर लोन दे दो। तो हमारे यहाँ क्या है, एक थोड़ा सा रिवाज है, लोगों को ये डाल दिए तो सब्सिडी वाले लोन,
जैसे पोली हाउस के लोन थे, 1 करोड़ का लोन दे दिया, 70 लाख की सब्सिडी, 30 लाख ही देने हैं तुमने, तो लोग 70 लाख खाने के चक्कर में लोन लेते रहे और पोली हाउस लगाते रहे आंकड़ों में। इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के नाम पर आपको लोन दिए गए थे, मेक इन इंडिया के नाम पर लोन दिए गए थे। इधर से मेक इन इंडिया का प्रोपेगेंडा चल गया, इधर से स्टार्टअप इंडिया का प्रोपेगेंडा चल गया, उधर से लोगों ने दुकानें किराए पर लेकर काम चालू कर दिया और लोन ले लिया। लोन लेने के बाद इमीडिएटली नोटबंदी हो गई, यानी बिजनेस ठप हो गया। अब आप सोचकर देखिए, अभी अभी लोन लिया है, पहले 3 साल तो दुकान पे टिक के बैठने के बाद ही दुकान चालू होती है, और उनके पहले साल में ही नोटबंदी हो जाती है और मार्केट क्रैश हो जाती है। इधर से मार्केट से रुपए का फ्लो खत्म हुआ, उधर से जितने कर्जदार थे सारे के सारे डंप हो गए। अब वो अपना कर्जा चुकाने के लिए सोच रहे थे 2 महीने में ठीक हो जाएंगे हालात, 4 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि हरामी ने ये बोला था कि 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पर आओगे जूते मार लेना, चाहे मुझे फांसी पर लटका देना। आज तक तो आया नहीं, मैं तो जूता लेकर तैयार भी बैठा हूँ, पुराना घिसा हुआ जूता लेकर बैठा हूँ कि आए तो मैं पार्ट में फिर उसको चौराहे पर, लेकिन बोला नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को ले गया वो। 50 दिन के बाद हालात ठीक होने का वादा था, क्योंकि आज तक नहीं हुए। क्योंकि हुआ क्या, जो लोन बांटे थे वो फर्जी थे। आरबीआई ने लिख के दे दिया, मेरे पास किताब है, रुपया मुल्ला का मापक या शोषण का साधन, जिसमें सहलेखक हूं मैं। उस किताब में हमने पूरे सबूत दिए, जिसमें आरबीआई ने लिख के दिया कि जितना भी लोन हमने आपको बांटा है वो सब फर्जी है, वो है ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो डिजिट्स हैं, और जो आप दे रहे हो वो मेहनत दे रहे हो। तो तब लोगों ने ये सोचकर कि 5-6 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे, अपने घर का सोना बेचकर कर्जा की किस्तें दी, अपना जमीन बेचकर किस्तें दी, अपनी दुकान बेचकर किस्तें दी, अपने बच्चों की पेट काट करके किस्तें दी, और उस वक्त भी लोग ठीक नहीं हालात हुए, तो फिर वो एनपीए हो गए। यानी कि कुछ था भी नहीं जो ले लिया। ये तो थे नोटबंदी से पहले के हालात। नोटबंदी के बाद क्या हुआ? नोटबंदी के बाद डबल नोट छपे, 500 और 1000 के नोट। हरामी की बात को सुन ही नहीं रहे हो आप। इस हरामखोर ने कहा कि बड़े नोट की वजह से करप्शन होता है, ब्लैक मनी इकट्ठी। फिर सुअर के बच्चे ने 2000 का नोट कैसे लॉन्च कर दिया? अगर बड़े नोट से करप्शन होता है तो क्या ज्यादा करप्शन के लिए 2000 का नोट किया? यस, उसने 2 कॉपी छापी नोटों की, 2 कॉपी, एक कॉपी छपी, एक कॉपी गई बैंकों में और दूसरी कॉपी गई आरएसएस के दफ्तर में। और आरएसएस के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में उन कॉपियों से, उन नकली नोटों से सीमेंट, बजरी, रेत और पूरे हर जिले के अंदर प्राइम लोकेशन पर बहुत बड़ी लैंड खरीदी गई, जिससे पूरे देश के अंदर 450 से ज्यादा 3 स्टार से ऊपर के लेवल के दफ्तर खोले फर्जी नोटों से। और यह फर्जी नोटों की बात सामने ना आ जाए, इसलिए कुछ दिनों के बाद चुपचाप मार्केट से 2000 का नोट गायब कर दिया। चुपचाप गायब हुआ है नोट, ओपनली डिक्लेयर नहीं हुआ है, एकदम साफ। आज भी वो नोट लीगल टेंडर है, लेकिन नोट मार्केट में नहीं मिलेगा। कितना हरामीपन है। यानी कि जितना जमा हो गया फिर वापस किसी को दिया ही नहीं गया। इसका मतलब धुरंधर वाज ए प्रोपेगेंडा मूवी, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये मंद बुद्धि लोगों को अपने हिसाब से सोचने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां पहले से मैनिपुलेशन करती आई हैं, इससे पहले वाली भी करती रही हैं, ये भी कर रही हैं। आम जनता को क्रिटिकल एनालिसिस ना कॉलेज में सिखाया जाता, ना स्कूल में, और ना ही माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा सवाल करना सीखो। इसलिए जो दिखाया जाता है, जो मीडिया में दिखता है, जो सोशल मीडिया में, उसको वो सच मान लेते हैं। और इसी बात को, इसी दूसरा पहलू बताने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब मेरी बात काट के दिखाओ आप, बोलो प्रोपेगेंडा बोल रहा हूँ मैं? नहीं, प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे, मैंने सच बताया है। आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं, जितनी बात मैंने बोली है तथ्य के साथ बोली है। लोगों को तथ्य देखने नहीं आते, मिलाने नहीं आते, और तस्वीर पूरी करनी नहीं आती। छोटे से बच्चे की किताब पे डॉट 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 लगे होते हैं, 1 2 3 4 लिखा होता है। 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से, 3 को 4 से, ऐसा करके मिलाओ, भालू बन जाएगा, कभी पतंग बन जाएगी, कभी कुछ बन जाएगा। ये डॉट मिलाना सिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई। यानी ये पूरी तस्वीर है, वो तभी जाकर निकल कर आवेगी जब सारे पहलुओं का बारे में मिलेंगे, सारे के सारे। इसीलिए हर बात पे बात करना जरूरी है। तो शिक्षा व्यवस्था पे बदलने की बात हर बार जनता में उठा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था किसी काम की नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने लगा नहीं है कि कोई भी इस पढ़ाई के पढ़ने के बाद में अपना कुछ खुद का कर ले या फिर किसी का भी कर दे, तो वो चीज मैंने कहीं नजर नहीं आई है। क्योंकि जो सिखाया जाए वो किसी काम का तो को नहीं। तो इसका मतलब बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन क्यों नहीं बदलने लग रहे? इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन से मम्मी अगर बैठो मेरा राजा बेटा,
आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, और रोटी ऐसे तोड़ेगी, सब्जी में लगाएगी, बेटे को खिलाएगी, बेटा नखरे करेगा, इधर उधर जाएगा, वो पीछे पीछे जाएगी। तो बच्चे को लगता है ये मम्मी का काम है रोटी खाना ना, इसलिए वो नखरे दिखाता है उसको बार बार, और वो उसके पीछे पीछे लगी रहती है और खिलाती रहती है। एक टाइम पर वो बच्चा ऐसा हो जाता है जो खुद कुछ करके खाता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है और वेट करता है कि मम्मी ही खिलाएगी। इसी तरह से इस देश की जनता को इन कम्युनिस्टों ने, जो ट्रेड यूनियन वाले लोग थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर यूनियन बना के बैठे थे, कोई रोडवेज में, कोई बैंकिंग में, कोई LIC में, इन लोगों ने देश के अंदर हड़ताल पे हड़ताल, डिमांड पे डिमांड करके ये यकीन दिलाया कि ये सारे काम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जबकि रियलिटी में शिक्षा सरकार का विषय नहीं है, शिक्षा इंसान का व्यक्तिगत विषय नहीं है। आपके बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बच्चा आपका है ही नहीं। अगर वो आपका होता तो आपको उसकी जान लेने का अधिकार होता? क्या आप ले सकते हो? आप अपनी जान भी नहीं ले सकते, वो भी कानून में अपराध है। क्यों? क्योंकि आपकी जान समाज की पूंजी है। क्योंकि आपको जो चीजें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सब समाज ने दी है। वो माहौल, वो सुरक्षा, वो संसाधन, वो सब समाज के हैं। तो आपकी और आपके बच्चे की जान वो समाज की है। समाज ने इससे किनारा कर लिया और कहा कि ये काम सरकार करेगी। ये व्यक्ति का भी विषय नहीं था कि मेरे गांव में अगर पढ़ाई खराब है तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव छोड़ देता हूं और अपने बच्चे के लिए जमीन बेच देता हूं या उसको ठेके पे दे देता हूं और अपने बच्चे की पढ़ाई और कोचिंग पर पैसा लगा देता हूं। ये इंसान का विषय था ही नहीं। उस इंसान को, समाज को इकट्ठा करना चाहिए था कि तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे में फर्क नहीं है और किसी के बच्चे में भी फर्क नहीं है, तो क्यों ना सब चीजें सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हो और हर बच्चे के लिए रोजगार अवेलेबल हो। इस तरह के हालात बनाएं, वरना कल जो बच्चा अपराधी हो जाएगा वो हाथ में चाकू या तलवार लेके आएगा, हमारे बच्चों को भी तो काट सकता है। अगर किसी गरीब का बच्चा या किसी नादान का बच्चा या कोई छूटा हुआ बच्चा नशा करने लग जाएगा तो कल को नशा बेचने वो अमीरों के घर ही तो आएगा सबसे पहले। तो इसलिए समाज को यह सोचना चाहिए था कि शिक्षा व्यक्तिगत और सरकारी विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। तो अपने गांव के स्कूल में, जिसकी जमीन हमारे पुरखों ने अपनी जमीन में से दान दे करके स्कूल बनाए थे, जिस जमीन को इस विधानसभा लोकसभा में बैठे चोरों ने अपने नाम मतलब चोरी से कर लिया, ठगी से, गांव के लोगों को पता भी नहीं है, वो लोगों को, उन लोगों को मालूम था कि शिक्षा हमारा विषय है तो हम अपने बच्चों को खुद तैयार करेंगे। रियलिटी में होना क्या चाहिए कि आपका गांव है, आपका स्कूल है, तो आपके गांव को भविष्य में कैसे कैसे बच्चे चाहिए वैसे बच्चे उस गांव के ही स्कूल में तैयार होने चाहिए। और उस गांव में वो बच्चे जब तैयार होंगे समाज के लिए, इस्तेमाल के लिए, ताकि हर बच्चे को समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिले जिससे वो अपनी आजीविका भी चला सके, अपने परिवार का पेट भी पाल सके और अपने समाज के लिए भी कर सके। परंतु इस सबसे मुंह फेर लिया उन लोगों ने जिनके पास थोड़ी बहुत समझ या संसाधन थे, और यही इस समाज में इस व्यवस्था के खराब होने का कारण बना, जिसको वापस से सोच करके दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे पहले हम देखे करते जो छोटे छोटे हुए करते, हमने लागे करता कि लोग तरक्की खातर शहर में जाने लग रहे हैं, उत्सा का चौंध खातर नहीं हुआ भाई, ये तो शहर में रहा है भाई, शहर में इसकी ले रखा प्लाट, यदि ले रखा है मैंने वो फ्लैट ले रखा है, 1 करोड़ का फ्लैट में रहने लग रहा है, तो गाँव को एक पिछड़े या गवार इस तरह घोषित करके ना भाई जो शहर में रहा है तो तरक्की वाला मानस है और गांव में रहा तो है। लेकिन जैसे ही कोरोना के बाद में हालात देखे नहीं कि भाई सर्वाइव नहीं कर पा रहे शहर तो, लेकिन गांव तो सर्वाइव कर गए, तो सारे के सारे फेरुआन बाजे आने लग रहे हैं। तो ईब समझ में आने लगा कि भाई गांव ज्यादा बेहतर है शहर के मुकाबले। नहीं, ये भी आपको जो आपने बोला ये भी एक प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है, क्योंकि शहर को बेहतर बनाने में, लोगों को ऐसा दिखाने में कि शहर अच्छा होता है, ये उन लोगों का बड़ा योगदान है जो यहाँ से विदेश चले गए या जो गांव से नए नए शहर गए, जिन्होंने शहर में रहकर नहीं देखा है, बस उनको वो सड़कें दिखाई दी, वो चकाचौंध, उन्होंने वो कंपेयर किया कि मेरे गांव की गलियों में तो गोबर मिलता है, यहाँ शहर में सड़कों में कुछ नहीं है, मेरे गांव में तो शाम को लाइट भी नहीं आती है और धूल उठती है और डंगरों की घंटियों की आवाज आती है, यहाँ शहर में शाम को जो है वो लाइटें जल जाती है और बड़ा चकाचौंध होती है। ये भी टीवी और फिल्मों ने ही उन लोगों को बोलने के लिए मजबूर किया। लेकिन वही लोग जो गांव छोड़कर चले गए थे, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, अगर कोई पड़ोसी उनको कह दे कि गांव से लस्सी लाया हूं, गांव से दूध लाया हूं, गांव से सब्जी लाया हूं,
तो उनकी जीभ ऐसे लपलपाती है, उनकी लार ऐसे टपकती है गांव के सामान के ऊपर कि गांव से आया है तो प्योर ही होगा, गांव से आया है तो स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। शहर में तो कबाड़ मिलता है, वो खुद मानते हैं। उनको गांव की लस्सी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गांव का पानी भी चाहिए, गांव की रोटी भी चाहिए, गांव का बाजरा भी चाहिए, गांव की दाल भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, सिर्फ गांव नहीं चाहिए। ऐसे दोगले लोग क्या कहोगे आप उनको? ये समझ में आना चाहिए उनको। हाँ। उनकी बुद्धि कहाँ है? हाँ। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि असल चीज गांव में मिलती है। उनको तब भी पता था, कोरोना से पहले भी पता था, लेकिन एक बार गांव छोड़ दिया और जब देखा शहर में नरक है। आप देखिए शहर क्या है। शहर अंग्रेजों ने बसाए थे। भारत की व्यवस्था में नगर नाम की व्यवस्था नहीं है। हाँ। अगर नगर थे भी तो किस लिए होते थे कि गांव में जो सरप्लस बच गया सबकी जरूरतें पूरी होने के बाद वो नगर में चला जाएगा बेचने के लिए, बाहर जाने के लिए, यानी व्यापार के लिए। हाँ। या नगर होते थे मैखानों के लिए यानी दारू के अड्डों के लिए, या होते थे वैश्यालयों के लिए यानी रंडे खाने के लिए, या होते थे जुए खानों के लिए यानी गैम्बलिंग के लिए। अर्थात जितने गंदे काम थे केवल उनके लिए शहर बनाए गए थे। और आज भी शहर में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीते हैं, गांव वाले तो फिर भी शुद्ध हवा ले ही लेते हैं। तो शहर असल में अंग्रेजों का नरकीय जीवन बिताने का एक अड्डा था, जो गंदगी को गांव ने कभी अडॉप्ट नहीं किया। गांव में ये चीजें अलाउड नहीं थी, कभी भी नहीं थी। अब ये लोग शहर के आसपास एक बाईपास बनाकर गांव को अपने अंदर ले रहे हैं कि ये नगर पालिका में आ गया, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया, ताकि वहां पर भी वही जुए खाने, वही दारू के अड्डे खोले जा सके। तो इट्स ए प्योर प्रोपेगेंडा, अगर आप मेरी बात समझो तो। अदरवाइज फिर आप वैसे ही कहोगे बाकी लोगों की तरह तो कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो फैक्ट है। क्योंकि यह चीज देखी है, देखो गांव की सप्लाई मेरे को लगता नहीं कि कोई बंद कर सकता है। हाँ, शहर की सप्लाई बंद हो जाएगी, दूध बंद तो बंदा खत्म। एक हफ्ते से ज्यादा इनके पास में अनाज नहीं होता। हमारे पास में तो 6-6 महीने, देखो 6-6 महीने का, साल भर का तो टंकिया में अनाज पड़ा हुआ है। खेत में है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन में नून मिर्च गल्ला खा लेंगे, फिर उसके बाद में खेत में सब्जी उगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएंगे। किसी के पास में दूध है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करके वो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन शहर वाला तो पड़ोसी को जानता ही नहीं। ये बात आपको आज लगता है, लेकिन अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर भी प्रोपेगेंडा घुस चुका है। जैसे कि आज आपके पास एक भी सब्जी का देसी बीज नहीं बचा है। आज आपके पास गेहूं का, चावल का, किसी का भी देसी बीज नहीं बचा है। सारे बीज किसान को बाजार से खरीदने पड़ते हैं, और जो बाजार से वो खरीदता है उसी में वो बीज के अंदर ही बीमारी डालकर देते हैं, और उसके इलाज के लिए उसी कंपनी की स्प्रे आपको खरीदनी पड़ती है। यदि आज के टाइम पर भी वो ट्रैक्टर बंद कर दे, डीजल बंद कर दे, तो आपके पास बैल नहीं बचा है। और अगर आपके पास बैल है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गाय है अगर, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको नए दूध करना पड़ता है। आज आपके पास गाय का बीज भी नहीं बचा है, तो ना आज आपके पास खेत का बीज बचा है, ना ही डंगर का बीज बचा है। और अब तो जींद जैसे शहर में भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, अब आईवीएफ सेंटर आपके जींद में, मतलब अब आपका जींद भी नपुंसक हो चला है। अब यहाँ के बच्चे भी बच्चे पैदा करने लायक नहीं बचे हैं। तो बीज नाश होने की दिशा में है। अगर आने वाले समय में इसी तरह चलता रहा तो गांव का आदमी अपने खेत में इनकी मर्जी के बिना एक सब्जी भी नहीं उगा पाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि समझ करके अपने गांव के असली बीज, देसी पेड़, कच्ची मिट्टी और कच्चा मैदान और अपने खेत और अपने स्कूल, अपने चौपाल को बचाने की इस लड़ाई को, थोड़ा मुहिम को तेज कर दीजिए। अदरवाइज आने वाले समय में आप में और शहर में कोई ज्यादा फर्क होने वाला है नहीं। और सबकी जमीन बैंकों में गिरवी रखी है और किसी के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि सबकी जमीन चली जाए? अरे एक दो आदमी की चली जाए, एक दो आदमी कर्जदार हो जाए, हर व्यक्ति कर्जदार, हर घर में बीमारी, हर घर का टूटना, हर घर के 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, हर घर के व्यक्ति अलग अलग रहते हैं। आपके गांव में काम करने के लिए दूसरे गांव से आ रहा है, दूसरे गांव में काम करने के लिए तीसरे गांव से आ रहा है। बेवकूफ हो क्या? चक्री काटते रहते हो सुबह से लेकर रात तक। अपना गांव में ही कर लो। अगर ऐसा अपने गांव में काम करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता। आपके यहाँ टोल टैक्स पे काम करने के लिए यूपी बिहार से आदमी बुलाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर टोल पे बैठने के लिए उनको यहाँ का आदमी नहीं मिलता, यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ का आदमी नहीं मिलता। मूर्ख समझ रखे हैं। बिहार में यहाँ का आदमी गया हुआ है काम करने के लिए कि मैं तो पटना काम करता हूँ। क्या बेवकूफी है यार ये। जिंदल में भी सारे बाहर के भर्ती हिसार में क्या बच्चे नहीं। इसी चीज को समझिए ना आप, कुछ यही तो समझना। और क्या समझना है? इतने मूर्ख है हम। किसान अपना गेहूं उगाता है, वहां से लेकर के वो मंडी में जाता है, मंडी से अफसर के गोदाम में आता है, वहां से ठेकेदार लेता है और फिर उस कोटे वाले को उसी गांव में देने आ जाता है।
क्या क्या बेवकूफी है यार, वो चक्कर काटने की क्या जरूरत है, वहीं से किसान से लेकर के गरीब को क्यों नहीं दे रहे हो आप? इतनी चक्री कटाने की जरूरत क्या उस अनाज की? बीज में भी तो ऐसे ही होता है सर, है कि नहीं? इस चीज को समझना है गांव को। तो कहेंगे कि बोलेंगे कि भाई कैथल से ले गए, अरे कैथल कहाँ तक गया? नहीं समझे? जींद कहाँ तक गया? बस ये समझने की बात है। बस अब इसी चीज को तो समझाने पर लगा हुआ हूं कि आंखें खोलकर देखो यार, सब अपना ही माल है, सब अपना माल है। हाँ, और तुमको बेचा जा रहा है, तुम्हारी चीज तुम्ही को बेची जा रही है, तुम्हारे ही जंगलों से तुम्हारे जंगल खत्म कर दिए। अब कह रहे हैं कि बारिश नहीं होती है, गांव का जोहड़ खत्म कर दिया, जंगल खत्म हो गया तो चरने के लिए जगह नहीं बची, और जोहड़ खत्म हो गया तो जोहड़ कैसे खत्म किया? अब लोग कहेंगे कि तुम तो भाजपा के विरोधी हो, जबकि जोहड़ खत्म करने का फरमान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था 2010 में। उसने कहा था कि लैट्रिन के खड्डों की जो पाइप है, उसकी जो नाली है वो बाहर खोल दो नाली में। अब नाली में अगर लैट्रिन का पानी आएगा तो सबकी नाली का लैट्रिन निकासी सभी की जोड़ में हो जाएगी। हाँ। तो लोग अपने डंगरों को जोड़ में पिलाना बंद कर देंगे, घर में खड़ा खड़ा डंगर बीमार हो जाएगा, बीमार होएगा तो उसको टीके लगेंगे तो नपुंसक और बांझ हो जाएगा, अगली बार एआई से ही करना पड़ेगा, और खड़े खड़े डंगर का दूध जहर बन जाएगा, और खड़ा खड़ा डंगर जब उसको मतलब लेकर ही आना होगा अगर उसके लिए चारा, क्योंकि पहले क्या होता था 20-20 डंगरों का लंगार है, हाँ। सुबह खोल दिए, हाँ। पूरा दिन चर के एक पैसे का खर्चा नहीं, हाँ। और जो आदमी घर में खाली बैठा था वो डंगरों को ले जाता था, एक पैसे का खर्चा के बिना आपको दूध ही दूध मिलता था, हाँ। ठीक है, घी मिलता था, हाँ। और अब आपको एक डंगर रखने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है, और फिर आपको सस्ता पैकेट वाला दूध अवेलेबल करा देंगे। तो क्या कहेगा आदमी गांव का कि पैकेट वाला सस्ता पड़ता है, और कैलकुलेट करके देखो दिहाड़ी तो भैंस गाय रखनी महंगी पड़ती है, हाँ। तो आपके दिमाग में सेट कर दिया, तो आपने पैकेट का लेना चालू कर दिया, ये भी देखे बिना कि उसमें कचरा ही कचरा आ रहा है। और अब आप देखो कि वो भैंस कहां से आती है, वो कहां से खाती है, और वहां का सस्ता कैसे पड़ता है। मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारा रखना महंगा पड़ रहा है तो उनका बेचना सस्ता कैसे पड़ेगा। गांव में तो सारा इकट्ठा करके तो वो लेकर चले जावे हैं। वही तो कह रहे हैं यार, उसको समझ नहीं आ रहा, केमिकल ही केमिकल दे रहे हैं, कचरा ही कचरा दे रहे हैं, और हमको समझ नहीं आ रहा। वही किसान कहता है 5 एकड़ जमीन है मेरे पास, 1 एकड़ जमीन में तो मैं कोई केमिकल नहीं डालता हूं, 4 एकड़ जमीन में हम लोग पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी ये सब डालते हैं। तो मैं कहता हूँ फिर 4 एकड़ का क्या करते हो ताऊ? वो हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा फिर क्या करते हो? हम मंडी में बेच के आते हैं। अच्छा तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ नौकरी करता है? चंडीगढ़। कहाँ से लेता है सामान? बाजार से। तो बाजार में जो नमकीन बिस्किट लेता है वो तुम्हारे 1 एकड़ वाले से जाता है बन के, या 4 एकड़ वाले में से ही बनता है? वो जो तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, होटल में खाना खाता है, जो बाहर चाउमीन खा रहा है, जो बाहर होटल पे ढाबे पे कचरा खा रहा है, जो जहां भी रहता है कैंटीन में खाता है, वो सारा वो 4 एकड़ वाले केमिकल का जहर ही तो है। तुझे नहीं समझ आ रहा, तू अपने खेत में बो करके अपने ही बच्चे के लिए जहर पूरे मार्केट में अवेलेबल करा रहा है। फिर किसान सोचते हैं बात तो ठीक कह रहे हो यार रविंद्र भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, तुम आंखें नहीं खोल रहे हो। एक चीज और मेरे ज्यादा सी आई है कि जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। वास्तविकता तो यह होनी चाहिए ना कि हॉस्पिटल बढ़ गए हैं, फैसिलिटी बढ़ गई है, बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। जिस भी हॉस्पिटल में ताजा बना है उसे वही भरिया पावा है। तो इसका पीछे का के कुछ लॉजिक? देखिए, शरीर में एक डिजाइन है शरीर का। पहली बात, हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बना है। तो कोई डॉक्टर यदि कह रहा है कि आपके शरीर में ये वाला केमिकल डाल देंगे, यानी आपको ये वाली वैक्सीन लगा देंगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो वो फ्रॉड कर रहा है। यानी कि पक्का बीमार पड़ेगा वो, 100% पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर नेचुरली स्वस्थ रहने के लिए बना है। तो शरीर के साथ छेड़खानी सबसे बड़ी गड़बड़। हो सकता है प्रकृति उसका वैक्सीन के साथ में पैदा कर देती है हमें, अगर ऐसा कुछ होता तो। नहीं, वैक्सीन के साथ नहीं, हमें वैक्सीनेशन दे के भेजती है। हाँ। हमारी धरती पर नेचुरल जो इम्यूनाइजर है यानी वैक्सीनेशन एजेंट है वो मच्छर है। मच्छर क्या करता है, बीमार आदमी को भी काटता है और स्वस्थ आदमी को भी काटता है। तो वो काटता रहता है और इतनी स्मॉल डोज हर बीमारी की हमें देता रहता है, जिसकी वजह से वो सारे लोगों में उस पर्टिकुलर बीमारी के प्रति हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी, और जिसकी वजह से कोई भी बीमारी महामारी नहीं बन पाती है। तो यदि आपको आदमी को बीमार रखना है तो मच्छर मारना पड़ेगा पहले, बीमार रखने के लिए। यानी अगर आपको हेल्दी रहना है तो मच्छर को बचा के रखो। ये हरामियों ने आपको वो पिछली बार वो धुआं नहीं, वो अच्छा इसमें मच्छर का प्रोपेगेंडा का चक्कर में वो धुआं कर दिया था, हिंदी पीछे धुआं कर दिया था। नहीं पीछे जब लड़कियां
प्रेग्नेंट थी और उनको बीमार करना था उनके बच्चों को, तो डीडीटी का छिड़काव किया था। जब कभी 1980s 85 के दौर में डीडीटी का छिड़काव किया। जो लेडीज प्रेग्नेंट थी, वो सफेद सफेद सा आइटम होता था, उसको छिड़काव करते थे। जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनके बच्चे पैदा हुए अपंग, तो ऐसी आ गया कि पोलियो महामारी है, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई मिलने लगा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, उधर से प्रोपेगेंडा चला कि हमने पोलियो की वैक्सीन बना दी, और इधर से प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि डीडीटी का छिड़काव बंद कर दिया। डीडीटी का छिड़काव बंद करते ही अगले बच्चे ठीक पैदा होने चालू हो गए, और इन्होंने प्रोपेगेंडा चला दिया कि हमने पोलियो से निजात दिला दी। ये तो खेला पहला नंबर पे। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे शायद। अमिताभ हरामी है यार, एक नंबर का। वो तो कोरोना का भी बेच रहा था दवाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इनको देखो, किसी भी अभिनेता को बॉलीवुड में स्टार बनाया जाता है केवल और केवल आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। जैसे अजय देवगन का जो स्टाइल था, जब वो चलता था तो उसके बाल हिलते थे। मैं भी 11वीं में अपने बाल ऐसे ही हिलाया करता था। अजय देवगन के फैन थे आप? ना, फैन नहीं था, सिर्फ बाल अच्छे लगते थे। मतलब उसका स्टाइल कॉपी करेगा थे। आज भी मेरा स्टाइल वही है, पुराना उसी टाइम का ही है देवगन स्टाइल, लेकिन आज मैं ऐसे नहीं करता, अब मैं नॉर्मल रहता हूँ, ठीक है। और उस टाइम पर वो स्टंट जो करता होता था, हमारे कितने बच्चे मरे उस चक्कर में। फिर देखा ये कालिया हरामी, ये शाहरुख खान, ये फेयर एंड लवली बेच गया। देखो, खुद गोरा नहीं हो पाया और लोगों को गोरा होने की क्रीम बेच गया। खुद कभी सेंट्रो नहीं चलाई, सेंट्रो बेच गया, ठीक है। वो धर्मेंद्र कहता रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है, वो सिगरेट बेच गया, ठीक है। ये शुगर के बच्चे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, टॉयलेट क्लीनर बेच गए हमारे बच्चों को, सॉफ्ट ड्रिंक कह करके, कोका कोला कह करके, ठीक है। वो एक कहता है मिल बैठेंगे 3 यार, मैं तुम और बैक पाइपर, वो कहता है कि वो विस्की बेच गए, दारू बेच गए, खूब जमेगा रंग। एक ये जो जिसको देशभक्त कहते हैं, अक्षय कुमार, राजू भाटिया, ये क्या बेच रहा है, ये हमारे बच्चों को वो जर्दा पूड़ी बेच गया। ये सब किस लिए, ये चेहरे इसलिए फेमस किए जाते हैं ताकि लोग इनको हीरो समझें, और अगर हीरो खा रहा है तो अच्छी चीज ही होगी। ये असल में कैसे करते हैं, जैसे इनको मान लो ऋतिक रोशन थोड़े दिन पहले बर्गर की ऐड करता था, तो वो क्या करता है, ऐसे बर्गर काटता है फिल्म में। तो अब बच्चों को तो बर्गर खाते हुए, खुद बर्गर खाते तो ऐसा लगे जैसे हम भी ऋतिक वाली फीलिंग ले रहे हैं, लेकिन वो बर्गर खा के और जैसे ही कैमरा बंद होता है बाहर थूक देते हैं। उनको पता है कि ये जहर है, लेकिन हमारे नए बच्चों को नहीं पता है। इसमें देखो, आलिया भट्ट की हमने देखी है, खुद तो कह रही है कि नहीं मीठा है, दूसरों को चॉकलेट खिला रही है, है ना। और चॉकलेट में कॉकरोच लेने की परमिशन वो खुद ले रहा है। 10% की तो है ही, उसका 4% की है, लेकिन वो 14% 40% तक कॉकरोच रगड़, कौन पूछ रहा है, रगड़ ले सारा सामान। किसी को पूछ नहीं, हमारे यहाँ कोई लैब तो है नहीं, गाँव में लोगों ने रखी तो है नहीं कि इसमें क्या कचरा आता है क्या नहीं आता है। मेरे छोटे छोटे बच्चों के कुरकुरे खोल कर देखो, मैं कुरकुरे का पैकेट उठा के, एक बेटी वो थी, मैं कल हम लोग हिमाचल में थे और थोड़ी देर के लिए बारिश आ गई बहुत ज्यादा, तो हमने ट्रैकिंग की बजाय हमने बस ले ली। बस में एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो कुरकुरे खा रही थी। भाई मेरे से रुका नहीं गया। मैंने बोला बेटा एक छोटी सी बात पूछूं? मैंने कहा बोले पूछो। मैंने कहा इसमें क्या, आप ये खाते क्यों हो? उसने कहा बस खाते हैं। मैं कहा नहीं, किस लिए, मतलब फीलिंग क्या आती है जब आप खाते हो, कुरकुरे खा रहे हो, मान लो उस वक्त क्या फीलिंग आ रही होती है? वो जो एडवर्टाइजमेंट में चलता है वैसी फीलिंग आ रही होती है या अच्छे वैसे लगते हैं? बोले नहीं अच्छे लगते हैं। मैं कहा इसका मतलब टेस्ट बट आपकी इसकी डिमांड करते हैं? बोली हाँ। मैं कहा इसमें मालूम है क्या क्या है? बोलती ना। मैं कहा एक बार पलट के देखो बेटा इसके पीछे वाले, उसमें पीछे वो, क्योंकि मेरे पास ही बैठी थी वो, तो उसके इंग्रेडिएंट में मैंने पढ़ दिया। मैंने कहा ये जो आइटम नंबर 311 है ना, एक बार सर्च करो गूगल पे, तुम्हारा फोन होगा ना स्मार्टफोन, क्या है ये? उसने सर्च किया, वो मिला एसिड रेगुलेटर। मैंने कहा इसमें देखो क्या क्या होता है, ग्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी क्रैम्प्स उठते हैं। मैं तुमको होते हैं क्या? हाँ होते तो हैं। तो इसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं ना। फिर अगला देखो, अगले में जो लिखा था तुमको होता है? हाँ होता है। फिर देखो तो बेटा देखो, उन कंपनी वालों ने इसमें लिखा हुआ है क्या क्या डाला है, और जो इसमें डाला है उसके साइड इफेक्ट गूगल पे पड़े हुए हैं। तो एक बार ये देख लो कि तुम जो खा रहे हो उसमें पड़ा क्या है। उस लड़की ने आधा खाया हुआ था। अब मेरी तरफ देख के वो कहती है अब मैं इसका क्या करूं, फेंकूं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने उससे बोला घर में जाके मम्मी को दे दे। नहीं नहीं मम्मी को क्यों दूंगी, तो खराब है। मैं कहा भाई को दे देना। नहीं भाई को क्यों दूंगी, तो किसी को दे देना, दुश्मन को। नहीं तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, तो फिर फेंक दे बाहर। उसने वहीं उठा करके वो खिड़की से बाहर फेंक दिया, और मुझे पूरा यकीन है वो कभी नहीं खाएगी। मतलब उस बच्चे को किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि बच्चे जो तुम खा रहे हो उसमें है क्या। किसी टीचर ने नहीं बताया, बस माँ बाप ऐसा कहते थे ये खराब चीज है। अभी जब किसी को पता चलेगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एंडोसल्फान मिलने के बाद वो उसमें
संसद में बैन कर दी गई। अब संसद में नेताओं ने अपने लिए बैन कर दी, तो बाहर क्यों नहीं बैन है? हमारे बच्चों के लिए क्यों बैन नहीं है? जब ये पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले बच्चों की हड्डियां गल जाएंगी आने वाले समय में और वो अपने आप टूटेंगी, बूढ़ा होकर के अपने आप टूटा करेंगी चलते चलते, तो फिर ये ऐसा जहर हमारे बच्चों को क्यों दे रहे हो भाई? जब ये पता चल गया कि जो आइटम आपके बच्चे के, जैसे आप चिप्स खाते हो, चिप्स कॉटन सीड ऑयल में बनती है, उस चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा हुआ है, और कॉटन सीड ऑयल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का है, बीटी कॉटन का, और बीटी कॉटन खाने वाले आदमी या औरत या बच्चे और उनकी अगली संतान नपुंसक और बांझ पैदा होंगे। ये रिसर्च में ब्राजील की सरकार ने 2020 में कैंसर कारक भी है वो तो सीधे तो मतलब कैंसर हो रहा है, नपुंसक हो रहे हैं, बांझ हो रहे हैं, आपका बच्चा खराब हो रहा है जब ये लिखित में दे रहे हैं। जो दूसरा आपकी टूथपेस्ट के अंदर जो है, टूथपेस्ट के पीछे उठा करके देखो, सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, के सर्च करो सोडियम लोरेल सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या है, पता चलता है इससे कैंसर होता है। उसको मुंह के अंदर ऐसे मारते रहते बच्चे हमारे। क्या क्या समझाया? सारी चीजें गलत पढ़ाई गई, मतलब बालों के लेकर शरीर से। अब त्वचा है, ये जो त्वचा होती है ना, ये खाती है, पीती है। मतलब क्या है, जैसे मुंह से खाते हैं वैसे ही बहुत से जो एनिमल हैं, बहुत से जीव हैं, वो त्वचा से खाते हैं। जैसे अमीबा है, वो त्वचा से ही खाता है, जिस भी चीज में घुस जाएगा त्वचा से लेता रहेगा, वो ऐसे लेता है। हमारे यहाँ भी छिद्र हैं करोड़ों, रोम छिद्र हैं, और जब हम तेल लगाते हैं तो वो जो त्वचा है उनको पी जाती है, थोड़ी देर के बाद तेल कहीं नहीं मिलता, वो जो तेल पी जाता है वो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया गट वाले बैक्टीरिया को बताएगा कि तेल आ रहा है, और तेल को हजम करने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पुरखे क्या कहते थे, दो चीजें उनकी बड़ी मशहूर थी, इफ नेचर डिड नॉट मेक इट डू नॉट टेक इट। यानी कि कुदरत से जो चीज नहीं आई है उसे लेना ही नहीं है, बाजार से और पैकेट का तो लेना ही, क्योंकि पैकेट का मतलब है उसमें प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव का मतलब कैंसर है, यानी पैकेट का मतलब कैंसर है। अब आप देखो बाजार में जाकर देखो, पूरे जिंद में देख लो, आपके गांव की दुकान पर देख लो, एक भी दुकानदार के पास एक भी आइटम ऐसी नहीं है जो गांव से बनकर देसी तरीके से गई हो, सारी कंपनी से प्रिजर्वेटिव बन के गया है। यानी हर आदमी को कैंसर देने की तारीख वो चल रही है, मतलब वो एक तरह से मिशन चला हुआ है। अब एक तो इफ नेचर डिड नॉट मेक इट डू नॉट टेक इट। दूसरा जो बुजुर्ग कहते थे, और बुजुर्ग क्या कहते थे, ये तो साइंस भी कहती है कि जो चीज आप खा नहीं सकते वो अपनी बॉडी पर नहीं लगानी चाहिए। तो अगर किसी लड़की को बोलोगे तुम ये सनस्क्रीन है या ये ब्यूटी क्रीम है ये खा सकती हो, नहीं खाएगी। ये जो लिपस्टिक है खा लेगी, नहीं खाओगी। ये जो मुंह पे लगाती है, लेप लगाती है, वो पता नहीं क्या लैट्रिन सी भी लगाती है कई बार, हाँ वो इतनी पुट्टी चढ़वा वो खा लेगी नहीं। जो खा नहीं सकती तो यहाँ क्यों लगा रही है? और साबुन आएगा वो कहता है कि 99% बैक्टीरिया को खत्म करता है। अरे साबुन खा के दिखा तू, जो साबुन खा नहीं सकते वो लगाना नहीं चाहिए। अब साबुन जो 98% 99% बैक्टीरिया को खत्म करता है, उस बेवकूफ आदमी को कोई समझाए कि हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, मुंह के अंदर 99% बैक्टीरिया हमको हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता है, और जो 1% है वो शरारती है। तो जो टूथपेस्ट है और जो ये है, ये उस 98% को मारता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। उस 1% बदमाश बैक्टीरिया का तो वो साबुन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो टूथपेस्ट कुछ कर ही नहीं सकता, वो पहले से बदमाश है, उसके लिए तो बॉडी अंदर से ही तैयार करेगी। ये उन बच्चों को कौन समझाएगा बताओ? ये बताने के लिए तो हम निकले हैं कि यार तुमको खाना क्या है, रहना कैसे है। तो जो शरीर की स्ट्रक्चर को समझोगे, शरीर को समझोगे, हेल्दी रहने के तरीके समझोगे, खाने का टाइमिंग पता नहीं बच्चों को, खाने का तरीका पता नहीं। जितनी शादियां आती हैं खड़ा होकर खाना खिलाते हैं, जितने होटल हैं सब कुर्सी पे बैठ के खाना खिलाते हैं। तो पता नहीं है क्या कुर्सी पे बैठ के खाने वाले बच्चों को उनके घुटने खत्म होने ही होने हैं, नीचे बैठ के खाना चाहिए। पालथी मार के खड़ाए गए थे पहले तो, पालथी मार के ही खाया जाता है, ठीक है। दूसरा, बर्तन किसे बर्तन में बन रहा है, किस टाइम बन। अब देखो ये नियम है भोजन का, 1 घंटे के बाद भोजन, यदि 1 घंटा हो गया है बनने के बाद, अब भोजन मल हो चुका है, यानी वो लैट्रिन के जैसा हो गया है। यानी लैट्रिन खाना और 1 घंटे बाद भोजन खाना बराबर है, सब्जी खाना। अब आप होटल पे जाते हो, हॉस्टल में सारा भोजन बासी ही होता है, यानी मल है। फिर हमारे बच्चे क्या करते हैं, 6 बजे के बाद जो भोजन खाएगा वो 100% जिंदगी भर बीमार रहेगा। लेकिन हमारे बच्चों को तो वापस घर से, वो ड्यूटी से ही 8 बजे पहुंचते हैं घर पे। तो ना हमें खाने का पता, ना हमें खाने की टाइमिंग पता, ना हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए ये पता, ना हमें
बनाने का तरीका पता, ना हमें किचन किस तरह का होना चाहिए पता, फिर तो बीमारियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ऊपर से बचपन में पैदा होते ही वैक्सीन लगा के बीमार रखने का प्रोपेगेंडा चल ही रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा तो इतना चल रहा है, एचपीवी वैक्सीन से बच्चियों को बांझ बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। स्कूल में आ रहे हैं, और पहले रिपोर्ट थी कि भाई बिल गेट्स वगैरह कोई पहला एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, दर्ज हुआ है उसके ऊपर तो बहुत पहले। तो जो आदिवासी लड़कियां थी उनका लगाया था तो वहां पे दिक्कत आई थी। आंध्रा और गुजरात में हुआ था, क्योंकि इसको लेके आई थी ये चंद्रबाबू सॉरी नवीन पटनायक जो था ना, वो नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी, ये दो बड़े लोग थे जो बिल गेट्स के साथ इनकी पुरानी सेटिंग है। और यूपीए सरकार में राहुल गांधी की मम्मी जो है पीएचएफआई को लेके आई थी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो बिल गेट्स की नाजायज औलाद है। और उस पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ही हमारे हेल्थ सिस्टम को टेक ओवर किया जब उसने ये कहा, जिसका प्रोपेगेंडा था डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ बना था 1938 में, और वो बना था फ्लेक्सनर रिपोर्ट के आधार पर। फ्लेक्सनर रिपोर्ट छापी थी अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में, जो फ्लेक्सनर कमीशन था उसने। अब्राहम फ्लेक्सनर को जो फंडिंग दी थी वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने दी थी। अब किसी को पता चले कि जो पेस्टिसाइड यूरिया कंपनी है वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। दुनिया के 70% तेल के कुएं रॉकफेलर फाउंडेशन के हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, केरोसिन ऑयल, तारकोल जितना है रॉकफेलर फाउंडेशन का है। ये लाइट की टेक्नोलॉजी, कैमरे की टेक्नोलॉजी, माइक की टेक्नोलॉजी, गाड़ी की टेक्नोलॉजी, कार की टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी सारी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। जितना भी आप रोज पेट्रोल फूकते हो, जितनी आप गाड़ी चलाते हो, जितने स्पेयर पार्ट करते हो, जितनी सर्विसेज कराते हो, जितने कैमरा चलाते हो, जितना इलेक्ट्रॉनिक चलाते हो, जितना मोबाइल चलाते हो, जितना इंटरनेट चलाते हो, सारा पैसा रॉकफेलर फाउंडेशन के पास जाता है। और जब आप बीमार हो जाते हो ये सब करने के बाद में, ट्रैवल करके और गलत खाना खा करके, पंखे की, कूलर की, वॉशिंग मशीन, सबकी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। तो आप पूरी जिंदगी सुबह से लेकर रात तक रॉकफेलर फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हो। बेसिकली ट्रैक्टर की, ड्रोन की, सारी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। मालिक कौन है फिर? रॉकफेलर। तो फिर ये और क्यों कहा है भाई इसका यू है, इसका यू है, इसका यू है? अडानी की प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड सुना होगा नाम? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे भारत का सालाना बजट कितना है, आइडिया है आपको? भारत का सालाना बजट है 50 लाख करोड़ रुपए का। अब 50 लाख करोड़ रुपए हमारा साल का बजट हमारा वित्त मंत्री पेश करता है, जो कि देश के पास होता नहीं। वो कहता है इतना पैसा यहां से जुटाएंगे, इतना टैक्स से आएगा, इतना उत्पादन हो जाएगा और तब हम इसको ऐसे खर्च करेंगे। ये बजट में प्रपोजल होता है, यानी कि फिगर दे दिया 50 लाख करोड़ का, जो कि है नहीं देश के पास, जिसमें से ज्यादातर अमाउंट जो है वो पुराने लिए हुए लोन की इंस्टॉलमेंट के ब्याज में जाता है। मूल तो कभी निवारण होगा ही नहीं। लेकिन अकेली जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी अपने नीडर इंडिया चैनल पे, उसमें मैंने रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड की कंपनियों की लिस्ट दी थी, 23-24 कंपनियों की टॉप की। उसके पास ऐसी हजारों कंपनियां हैं और शेल कंपनियों की तो संख्या ही पता नहीं। लेकिन मैं आपको उनमें से एक कंपनी बताता हूं, सिर्फ ब्लैक रॉक। उस कंपनी की सालाना वेल्थ मैनेजमेंट कितनी है पता आपको? 1270 लाख करोड़। यानी भारत के सालाना बजट के हिसाब से यदि भारत उस कंपनी को दे दिया जाए तो 25 साल तक चला सकती है वो। उसका साल का इतना मैनेजमेंट है, समझ गए? आपकी और 25 गुना ज्यादा हो गया। उस एक रॉकफेलर के आगे कितनी औकात है अपनी? कुछ भी को नहीं, है ना। इसका मतलब अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, जिसको आप मेड इन इंडिया बोलते हो, जो कंपनी में बना है, अगर वो आपके गांव में नहीं बना और वो शहर की किसी कंपनी में बना है तो समझो वहां ब्लैक रॉक या वैनगार्ड या उसकी किसी सब्सिडरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, उसी से लोन लिया गया है। जितने बैंक के सारे रॉथस्चाइल्ड के हैं, यानी आपने बैंक से लोन लिया है, मतलब आप रॉथस्चाइल्ड के गुलाम हो चुके हो। यानी अब जब चाहे रॉथस्चाइल्ड आपकी कंपनी को बंद कर सकता है। इसीलिए हर उद्योगपति को जिसकी भी कंपनी शेयर मार्केट में लग चुकी है, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों को डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर बिठाना पड़ता है। इसलिए सारे निर्णय
डिसीजन मेकिंग ये यहूदी लेते हैं, दोनों यहूदी हैं, रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर। 13 फैमिलीज हैं पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया का वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं। तो अब आप जो भी काम करते हो, जितनी भी कंपनियों का सामान इस्तेमाल करते हो, सबका सारा पैसा उन्हीं को जाता है। यानी आप सुबह से लेकर रात तक, एंड नॉट सिर्फ आप मैं, जितना आपका गांव है पूरा का पूरा, जितना आपका जिला है, जितना आपका देश है, देश का प्रत्येक नागरिक अपनी सारी कमाई इनको दे रहा है, उन्हीं 2-4 परिवारों को। और आपको लग रहा है आप मेक इन इंडिया खरीद रहे हो, आपको लगता है आप सीएनजी गैस खरीद रहे हो, आपको लगता है आप एलपीजी का सिलेंडर खरीद रहे हो, आप रॉकफेलर को मजबूत कर रहे हो। आपको लगता है कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो, आपको कार चला रहे हो, आपको सुविधा भोग रहे हो, नहीं, आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप रोज की रोज कंगले हो रहे हो, और वो रोज की रोज और मजबूत होते जा रहे हैं, और सारे उद्योगपतियों को कंट्रोल करने की ताकत अपने हाथ में लिए बैठे हैं, और इस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। 2047 में विश्व गुरु कौन बनेगा फिर, जब इससे अब तो चल रहे हैं? तो मीडिया में आजादी की रैंकिंग 150 से ऊपर, नेपाल और बांग्लादेश से भी बुरी। हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया में सबसे निचले स्थान पर, शिक्षा का लेवल दुनिया के सबसे निचले लेवल पर, कर्जे में सबसे ऊपर लेवल पर, बीमारियों में सबसे ऊपर लेवल पर, दंगों में सबसे ऊपर लेवल पर। ऐसा बोधा आदमी बैठा हुआ है भाई साहब वहां पर। विश्व गुरु का तो नौटंकी है, नौटंकी। विश्व गुरु की खेल बता देता हूं। चाइना और इंडिया का जब युद्ध करवाएंगे ये लोग, जो कि करवाएंगे, स्क्रिप्ट का हिस्सा है, मैं पहले से बता रहा हूं। उस वक्त जब नाटो की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यूनाइटेड नेशन की आर्मी को जब इंडिया में लाना होगा, इंडिया को गुलाम करने के लिए, फाइनली लास्ट जो ताबूत की कील होगी, उस वक्त ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 आर्मी, 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म, 1 नेशन 1 रिलीजन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। ये पूरा प्रोपेगेंडा है, और ये पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंडा है। वो कह रहे हैं, किसी दिन आपको खबरों में मिलेंगे कि एलियन अटैक होने वाला है। एलियन के नाम पर फिर यूनाइटेड नेशन कहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहेगी कि पूरी दुनिया की सरकारों को एक टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए। चाइना इस गेम में बाहर रहेगा, और चाइना के बराबर पॉपुलेशन केवल इंडिया की है। तो इंडिया को फ्रंट में रख करके यूनाइटेड नेशन गेम खेलेगा, और वो कहेगा पूरी दुनिया की एक सरकार बननी चाहिए, और उस सरकार का हम मुखिया जो है वो गोभी जी को सेट करते हैं। तो जो गोभी जी के गंध भक्त हैं वो सारे के सारे राजी हो जाएंगे कि हमारे वाला नेता विश्व गुरु बन गया, और वहां से आपकी बर्बादी की असली शुरुआत होगी। तब तक ना कोई बैंक बचा होगा, सब डूब चुके होंगे, और केवल क्रेडिट स्कोर होगा, सोशल क्रेडिट स्कोर। तब आप सब कर्जदार होंगे, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी ऑनलाइन चढ़ चुकी होगी, आधार कार्ड से जुड़ चुकी होगी। आधार कार्ड से आपका सारा बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक का कनेक्शन, ITR, पैन नंबर, आपकी डिग्री, आपका डिजिटल लॉकर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मकान की ID, आपकी प्रॉपर्टी ID, आपके गाड़ी की ID, और आपका जिंदगी जुड़ने यानी गैस का कनेक्शन, और जितना जो कुछ आपके पास है वो सब आधार से जुड़ चुका होगा। और जब इंटरनेट गायब होगा, अमेरिका और ईरान का जब युद्ध हो रहा है, तो ईरान के पास वो इंटरनेट के केबल काटने का वो है, क्योंकि वहां से उसी के समुद्र से गुजर रहा है। तो वो जो खबरें आपके सामने आ रही है, वो केबल कटेगी एक दिन। उस केबल के कटने से इंटरनेट गायब होगा, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात सब गायब हो चुके होंगे, और तब तक आपको खाली करने के निर्देश मिल चुके होंगे। नाटो की आर्मी आ चुकी होगी, आप विश्व गुरु बन चुके होंगे, और साथ ही साथ आप गुलाम भी हो चुके होंगे। और आपकी अगली जनरेशंस ना ही खेत में कुछ उगा पाएंगी, ना ही बच्चे पैदा कर पाएंगी, ना आपके पास डंगर होंगे, ना आपके पास पड़ोस में कुत्ते होंगे, क्योंकि कुत्तों को आतंकी बना करके जैसे काटते हैं, इनको कंट्रोल करो, इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल चुके होंगे। आवारा गायों को इंजेक्शन लग के वो मर चुकी होंगी, नया सब कुछ हो चुका है। मास्टर की ड्यूटी लगाई तो थी जी, कुत्ते गिनने पर लगा रखी थी उस पे, इसी काम के लिए है, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। हाँ, और ये कह रहे थे कि जो पंचायत की जमीन है जोड़ा पे जितने भी है वो सारी की सारी वो खाली करवाई जाए, कब्जा के कुछ अटवाया जाए। क्यों चुनने और रखें भाई, हमारी जमीन है, हमने गांव ने बनने दी है, गांव तय कर लेगा जिसके पास रहेगी किसके पास नहीं रहेगी। प्रशासन को क्या दिक्कत है, क्योंकि 2018 से लेकर और 23 तक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था। उसमें 1 साल 1.5 साल के लिए इन्होंने पंचायत के इलेक्शन डिले किए थे, और उस वक्त सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया गया था, जिसका जो हेड था वो DC था। DC के अंडर में BDPO के थ्रू
गांव की पंचायत के काम होते थे। उस वक्त पंचायत सेक्रेटरी के साथ और पुराने सरपंच के साथ मिलकर के स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की मदद से और गांव के दूसरे लोगों की मदद से इन्होंने फर्जी आईडी पास करके और गांव की जो सामूहिक जमीन है वो अपने नाम पे रजिस्टर कर ली, जिसमें स्कूल की जमीन, श्यामलात की जमीन, जोहड़ की, मंदिर की, गलियों की सारी जमीन इन्होंने अपने नाम कर ली। अब इनको वो कब्जा चाहिए, अडानी को बेचना है गाँव। और 23 सितंबर या अगस्त 2023 का चिट्ठी है जिसमें 2021 की, सॉरी, जब किसान आंदोलन चला हुआ था उस दौरान की, तब हर सरपंच को एक लेटर आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आपके गांव में जितनी जमीनें मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल हो 30 साल के पट्टे पर, 45 साल के या 40 साल के या 99 साल के लिए हम लेने के, हमारे पास ग्राहक है लेने के लिए। यानी आपकी सामूहिक जमीन प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। जब मंदिर उनका, स्कूल उनका, अस्पताल उनका, गली उनकी, सड़क उनकी, सड़क पे चलने का पैसा देते हो ना, तो इसका मतलब उनकी है जिनको पैसा देते हो, ठीक है। मंदिर की एंट्री देते हो ना, पार्क में एंट्री देने लग गए ना, कुछ जगह पे लेने शुरू कर देना, दिल्ली में भी है। तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेशन की है ना। कॉर्पोरेशन क्या होती है? कंपनी। कंपनी कब बनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। भारत में कंपनी राज नहीं था, कंपनी राज ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया है। और जितने कॉर्पोरेशन है वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट से चलते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इंडिया को चलाती है भारत सरकार, जो जिस नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कागज होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लैंड से चलती है। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी सारे दस्तावेज वहीं से पास होके आते हैं। तो फिर आजाद भारत नौटंकी है। आपको हर साल में 2 बार ये यकीन दिलाने के लिए होता है कि आप, यकीन दिलाने के लिए सिर्फ डंडा लेके बैठे हैं, अगर बोल दिया तुम आजाद नहीं हो। तो जो ये कह रहे हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल आई थी, फिर युद्ध हो गया, फिर उसका जिक्र बंद हो गया, तो उसका भी कुछ था? हाँ, एप्स्टीन फाइल जो थी उसके बारे में मैं तो बहुत पहले से बोलता रहा हूँ कि केवल उन लोगों को ही सत्ता की चाबी दी जाती है जो ऑन रिकॉर्ड ये वहां पर साबित करके आ जाते हैं कि हम जाहिल, गंदे, वाहियात, बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे और अपनी आत्मा को गिरवी रखने वाले लोग हैं। केवल उन्हीं को सत्ता में बिठाया जाता है उनके द्वारा। उन्हीं को मीडिया सपोर्ट करती है, उन्हीं को देख लो मीडिया की औकात है क्या इसका सच बताने की। उन्हीं को वो कंपनियां सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट उसी की है, मैंने बता दिया आपको। इसलिए कंपनियों की मजबूरी है उन्हीं के हिसाब से चलने की। तो हाँ, तो एप्स्टीन फाइल को सामने इसलिए लाया गया था ताकि दुनिया भर में लोगों को एक संदेश दे दिया जाए, खास तौर पे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उसने जब एप्स्टीन फाइल में देखा कि वो इंसान का मांस भी खा रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार भी कर रहे हैं और वो सत्ता में बैठे हैं और वो नर पिशाच हैं, तो उसके 2-3 उन्होंने फैक्टर देखे हैं साइकोलॉजिकली। पहला फैक्टर, कोई बच्चा उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित हो सकता है तो उनकी टीम में शामिल हो जाए। कोई बच्चा उनसे डर सकता है तो वो आगे भविष्य में कुछ बोलेगा नहीं। और कोई बच्चा ये मान ले कि ये बहुत बड़े राक्षस हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और बाकी जो बचे वो सारे के सारे इसको नॉर्मलाइज कर दें ताकि उनका ये धंधा कंटिन्यूअसली चलता रहे। जितने बच्चे भीख मांगने वाले या लापता होने वाले या गुमशुदा जितनी भी लड़कियां होती हैं सब वहीं जाती हैं। बाकी केरला स्टोरी की जैसी गंदगी फैला करके लव जिहाद जैसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि आपके दिमाग में उनके दिमाग से ध्यान हटाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। तो इसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है गांव के लोगों को कि अपने बच्चों को आप बाहर भेज तो रहे हो, वो कर क्या रही है। एक बार गुड़गांव जाके देख तो आओ कि आपकी बच्चियां क्या कर रही हैं। कहीं हॉस्टल में भेजा एक बार देख तो आओ, आपको पता चलेगा पढ़ाई छोड़कर वो बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लड़की भी और लड़का भी। जब कोई तैयारी करने के लिए बच्चा घर से आता है तो उसमें से 98% बच्चे तैयारी ही नहीं कर रहे होते, बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के दारू पी रहे होते हैं, पार्टियां कर रहे होते हैं, उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे होते हैं, तफरी मार रहे होते हैं, घूमने जा रहे होते हैं, इंस्टा चल रहा होता है, सोशल मीडिया चल रहा होता है, यही सब चल रहा होता है। यही तो समझना है और यही तो समझाने के लिए निकले। लोगों को लगता है कि हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो चलो ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहेंगे कि बुलारा प्रोपेगेंडा कर रहा है या फिर उसका इसका पीछे इसकी कोई मनसाइश ही रही होगी। तो आपकी फील्डिंग भी तो सेट हो उसके है, आपने इस बात का तो लागे, क्योंकि आपने खुद बताया है कि जो इस किसी भी अच्छाई का मिशन पर निकले हैं उनका हिसाब किताब होया है, किसी भी रूप में होया है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी निपटा दिए गए हैं, राष्ट्रपति निपटा दिए हैं ना। तो आपने क्या लगाया है बुलारा इसी की बड़ी तोप है जो निपटाया नहीं जा सकता? सबसे पहली बात,
बलहारा जब तक उनके लिए डायरेक्ट खतरा नहीं बनता, जब तक सत्ता में आने की बात नहीं करता, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं। बलहारा जब तक वो फिगर नहीं बनता, जब तक कि उसके बोलने से कुछ होने लग जाए, तब तक उनको कोई खतरा नहीं है। बलहारा के कहने से उनकी व्यवस्था, अब देखो मेरे कहने से रॉकफेलर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मीडिया को कोई नुकसान नहीं हो रहा, राजनीति में वोट में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं उनके लिए क्या खतरा हूं? भौंक रहा है, भौंकने दो। क्योंकि यह चीज उदाहरण मैंने देखी है, राम रहीम है, जब खतरा पैदा होता दिखा तो निपटा दिया। रामपाल था, खतरा पैदा होता दिखा, निपटा दिया। जब तक ठीक चल रहा था वह भी माथा टेक एजेंडा को फॉलो कर रहे थे, हाँ, वहां पे वो माथा टेके थे, वो काम चला रहे थे, वो आशीर्वाद दे रहा था। उसके बाद में वो टेढ़ा टेढ़ा चालन लग गया, इनकी मीटिंग लेने लग गया, इनकी उसका फील्डिंग सेट कर दी। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं जब अंदर जाऊं तो ऐसे ऐसे 1000 बलहारा, 2000 बलहारा, 10,000 बलहारा खड़े हों, इसका इंतजाम पहले से कर रहा हूँ। लेटेस्ट सी कितना कामयाब होते हैं, कितना नहीं, ये समय बताएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं और काफ़ी सारे टॉपिक कवर करे हैं। अगर कोई और लगा है मन में संशय किसी टॉपिक थी, लेकिन आप ज़रूर बताइए, फिर बुला लेंगे और फिर बातचीत करांगे। किसी बात में आपने डाउट लगा है, क्लियर करना चाहो हो, तो आप नंबर दे देंगे, आपने बतला लियो और मन की बात मन में ना रखियो। हाँ, मन में ना रखियो, पूछ लियो जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कुछ लग गया नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जोहर का नारा है भारत देश।